नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2024 के इस नए सेशन में। स्टूडेंट, आज की जो यह हमारा सीरीज होने वाली है, जो यह सेशन होने वाला है, यह दृष्टि आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम का एक नया टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, उससे है। इस टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट्स टोटल 9 जो है वह टेस्ट हैं, और यह जो हमारा है वह दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट जो है अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है, इसलिए उसको जो है अभी नहीं करा रहे हैं। दूसरे टेस्ट से जो है वह शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही पहला टेस्ट अवेलेबल होगा, आप तक उसको जो है वह पहुंचा दिया जाएगा। तो इस पूरे 9 टेस्ट सीरीज में आप हमारे साथ जुड़िए और इसको जो है वह जल्दी से जल्दी इन सभी 9 टेस्ट को कवर कराए जाने की कोशिश की जाएगी। तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए और प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जो दूसरा टेस्ट है उससे, और सीधे प्रश्नों को देखते हैं। एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और काफी अच्छे से उनके कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वह है भारत में किस विधि भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न निम्न में से जो है वह मुख्यतः किस में जो है वह पाया जाता है। यानी कि बोल रहा है कि भारत में जो किसी विधि यानी कि कोई भी जो लॉ है या जो है वह शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु निम्न में से मुख्यतः किस में पाया जाता है। ठीक, तो यह जो है वह किस में पाया जाता है। तो यदि हम बात करें कि भारत के संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें भी जो है वह किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु जो है वह कुछ बिंदु विद्यमान है। तो यह जो है वह सही दिख रहा है। जबकि बात करें भारत के मौलिक अधिकारों की, तो इसमें भी जो है वह कुछ ऐसे बिंदु दिखाई देते हैं जो कि किसी विधि या शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 13। तो यह भी जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें कि भारत संविधान की जो प्रस्तावना तथा न्यायिक निर्णयों में, तो इन सब में भी जो है वह विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इस प्रश्न में उपरोक्त जो सभी ऑप्शन है वह सही पाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक संसाधन आउटलुक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जो है वह जारी किया जाता है। तो वैश्विक संसाधन आउटलुक रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो है स्टूडेंट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है वह जारी किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, यूनेप भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनेप द्वारा स्टूडेंट जो है वह यह जो है वह आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में महिला प्रीमियम लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किस टीम को, यहाँ होना चाहिए मिस प्रिंट है, किस टीम को हराकर जो है वह वुमेन प्रीमियम लीग का जो है वह खिताब जीता था। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जो वुमेन टीम है उसने 2024 का जो है वह फाइनल खिताब जीता था, और वह किस टीम को जो है हराकर जीता था उन्होंने, तो वह था दिल्ली कैपिटल्स को। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वह करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस दिन जो है वह मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो वह जो है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 21 मार्च को जो है वह अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है वह मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत जो है वह 3 सेमीकंडक्टर इकाई की जो है वह स्थापना का निर्णय लिया है। निम्न में से जो है वह कौन सा स्थान शामिल नहीं है। तो 3 जो है वह
सेमीकंडक्टर की यूनिट जो है स्थापित करने के लिए जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने जो है वह निर्णय लिया है। तो वह कौन से स्थान है जहां पर यह यूनिट जो है वह स्थापित की जाएंगी? तो यदि हम बात करें पुणे और महाराष्ट्र की, पुणे और महाराष्ट्र को छोड़ जो है वह स्टूडेंट, पुणे और महाराष्ट्र को यदि शामिल न किया जाए तो शेष जो है वह स्थानों पर यह जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए जो यूनिट स्थापित की जा रही हैं वह इन सब स्थानों पर जो है वह स्थापित की जाएंगी। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है कि पुणे और महाराष्ट्र को छोड़कर जो है वह अन्य स्थानों पर 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा जो आर्टिकल है वह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है वह संरक्षण प्रदान करता है? तो बात करें आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 जो है स्टूडेंट यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित जो है वह संरक्षण प्रदान करता है। अगर आर्टिकल जो है वह 21 की बात करें तो यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। काफी ब्रॉड जो है आर्टिकल है यह। आर्टिकल 22 की बात करें तो यह कुछ दशाओं में जो है वह गिरफ्तारी और विरोध से जो निरोध होता है उससे, यानी कि डिटेंशन, जो अरेस्ट और डिटेंशन जो होता है उससे संरक्षण प्रदान करता है। जबकि आर्टिकल 23 जो है स्टूडेंट वह मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार का जो है वह प्रतिषेध करता है। ठीक, तो ऑप्शन जो है वह ए करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। दिया गया है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल जो है यह 29 में नहीं है, जबकि यह कहाँ पे है? आर्टिकल 25 में है। ठीक, नेक्स्ट देखें कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो यह भी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में जो है वह उपस्थिति होने की स्वतंत्रता आर्टिकल जो है वह 28 में दिया गया है, तो यह भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता आर्टिकल 27, यह भी करेक्ट है। तो बात करें जो है वह केवल जो इसमें है वह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बात करें अगर 29 के स्टूडेंट, तो 29 जो है वह भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, तो अल्पसंख्यकों से संबंधित यह अधिकार है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अबाध संचरण का अधिकार की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 19 जो है हमारा स्टूडेंट वह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। इसी में जो है स्टूडेंट वह कुछ अन्य प्रकार का सब क्लासिफिकेशन किया गया है ABCD के रूप में, जिसमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें लगभग 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। तो उन्हीं में से यदि हम बात करें कि अबाध संचरण से संबंधित जो है वह किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 19 का जो डी सब क्लाज है उसमें जो है वह अबाध संचरण से संबंधित जो है वह चर्चा की गई है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की यदि हम बात करें, यानी कि जो संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं नागरिकों को, उनकी रक्षा के लिए जो है वह कौन सा जो है वह अनुच्छेद
तत्पर है। तो यदि हम बात करें इस प्रश्न की, तो आर्टिकल जो 32 है स्टूडेंट, वह संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। तो आर्टिकल सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो है वह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वह क्या है, भारत के जो है वह मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए स्टूडेंट, यानी पर्सनल लिबर्टी के लिए। तो पर्सनल लिबर्टी की यदि हम बात करें, तो वह क्या है, तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वह जारी कर सकता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वह करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को जो है वह सूची दो से मिलाना है। कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, उनके प्रोविजंस दिए गए हैं। तो देखते हैं। तो आर्टिकल जो है वह 18 का सब क्लास 1 जो है वह क्या कहता है? तो यदि बताएं हम कि जो आर्टिकल 18(1) है वह कहता क्या है, तो वह जो है वह किससे संबंधित है? तो वह राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि जो है वह प्रदान नहीं करेगा। तो उपाधि धारण करने के संबंध में जो है निषेध यह कहता है आर्टिकल जो है 18। और उसी संबंध में बताता है कि जो है वह राज्य जो है वह सेना, विद्या यानी कि शिक्षा से संबंधित सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि जो है वह किसी को प्रदान नहीं करेगा। तो ए का जो है वह ऑप्शन जो है वह यहाँ पे जो सूची 2 में जो सेकंड है वह सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं कि 18 का जो क्लास 2 है उसमें क्या दिया गया है? तो यह जो है वह भारत का जो है वह कोई नागरिक, भारत का कोई नागरिक भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है वह स्वीकार नहीं करेगा। तो यह करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसमें जाएगा। बात करें यदि तीसरे की, तो यह क्या है कि यह कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है वह स्वीकार नहीं करेगा। तो जो सी का तीसरा है वह करेक्ट है। और बात करें कि 18 का चौथा, तो यह जो है वह चौथे से करेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, यदि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद जो है वह धारण करता है, तो वह बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन कोई भेंट, उपलब्ध या पद जो है वह स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार यदि हम देखें, तो हमारा ऑप्शन जो है स्टूडेंट वह सी करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को जो है वह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के माध्यम से प्राप्त है? तो जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है यदि हम बात करें, तो वह किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो वह आर्टिकल 13 से भी प्राप्त है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आर्टिकल 32 से भी प्राप्त है और 226 से प्राप्त है। जबकि 241 जो है स्टूडेंट यह किसी प्रकार के जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं करता है। तो इसमें 1, 2 और 3 हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो है वह कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि परमादेश परमादेश किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जो है वह प्रयोग किया जा सकता है। तो परमादेश जो है वह प्रयोग किया जा सकता है। तो बात करें यदि हम, इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, जबकि यह कथन जो है वह यह गलत है। तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि पूछा है कि सत्य नहीं है। और आप
जो है वह इसको ध्यान रखिएगा कि जो परमादेश रिट होती है आर्टिकल 32 के सब क्लास 2 के तहत जो जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वह किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जो है वह प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। ठीक, तो ऑप्शन जो है वो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करके उसे कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इन दोनों में से केवल ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट एक है वह गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के अवसर की जो है वह समानता से संबंधित है? लोक नियोजन के अवसर की समानता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो है वह कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में जो है वह अवसर की समानता से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल जो 16 है हमारा, अनुच्छेद 16 है स्टूडेंट्स, वह लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। और इसके कुछ और सब क्लासेस भी हैं जो कि आरक्षण का प्रावधान करते हैं, आप सब जानते होंगे। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि प्रतिषेध रिट सिर्फ प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। सिर्फ जो है वह प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जो है वह जारी की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि यह प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध नहीं होता है। यह जो है वह इस यदि बात करें प्रतिषेध रिट का, तो इसका अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने से रोकना। ठीक, किसी कार्य को करने से रोकना। और यह रिट जो है वह न्यायपालिका से संबंधित है, और यह रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध निकाली जा सकती है। ठीक, जैसे कि कोई की क्वासी जुडिशियल बॉडी हुआ, या तो सबऑर्डिनेट जो जुडिशियल बॉडीज होती हैं, उन सब के विरुद्ध जो है वह प्रतिषेध रिट निकाली जा सकती है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट पहला जो है हमारा स्टूडेंट, वह जो है वह गलत है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि परमादेश रिट न्यायिक परमादेश रिट न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह के प्राधिकारियों के विरुद्ध जो है वह जारी की जा सकती है। तो परमादेश जो रिट है वह न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह के प्राधिकारियों के लिए जारी की जा सकती है। तो यह जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। कुछ जो है वह आर्टिकल दिए गए हैं और उसको जो है वह उनके प्रोविजन से सही सही मिलाना है। तो यदि बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद जो 40 है स्टूडेंट, वह जो है वह ग्राम पंचायतों के जो है वह गठन की बात करता है। तो इसका जो है वह एक का दो होगा। बात करें 41 की स्टूडेंट्स, तो 41 जो है वह कुछ दशाओं में जो है वह विशेषता जो कि बुढ़ापा यानी कि वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी इत्यादि जो कुछ दशाएं हैं, या तो फिर शिक्षा या लोक सहायता जो है वह, या अशक्तता कोई है, तो उन सब में जो है वह कुछ सहायता पाने के अधिकार की चर्चा करता है। तो उन सब स्थितियों में सहायता पाने की जो है वह अधिकार की चर्चा करता है। तो यह चौथे से जो है वह मेल खाएगा। बात करें आर्टिकल 42 की, तो अनुच्छेद जो 42 है स्टूडेंट, यह जो है वह प्रसूति सहायता से संबंधित उपबंध करता है, प्रसूति सहायता से संबंधित। और 43 जो है वह कामगारों के लिए जो है वह निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करता है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का जो है वह प्रयास करने के संबंध में चर्चा की गई है? तो इसकी चर्चा जो है वह कहाँ की गई है? तो बात करें स्टूडेंट, तो जो अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 45 है ईपीएसपी का
नीति निदेशक तत्व का। तो इसमें जो है वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे बच्चे के लिए जो है वह अ, शिक्षा देने के प्रावधान के संबंध में चर्चा की गई है। तो हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वह पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित प्रावधान की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो वह जो है वह हमारे आर्टिकल 48 क में किए गए हैं। आर्टिकल 48 में क में किए गए हैं। जबकि बात करें अनुच्छेद 48 की, तो इसमें पशुपालन से संबंधित चर्चा है। पशुपालन से संबंधित चर्चा है। इसके अलावा यदि हम देखें कि 39 में यदि हम बात करें, तो 39 में पुरुषों व स्त्रियों के लिए जो है वह आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक, और अनुच्छेद 39 का जो क है स्टूडेंट, वह जो है वह समान अवसर के आधार पर न्याय देना जो है वह यानी कि विधिक सहायता से संबंधित चर्चा की गई है। तो लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन जो है वह बी सही करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क विधिक सहायता का जो है वह प्रावधान किया गया है। तो अभी आपने आपको बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 39 क में दिया गया है। 39 जो है वह क में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है। तो जो है वह हमारा ऑप्शन जो है वह बी करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण के संबंध में जो है वह प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो डीपीएसपी का जो स्टूडेंट है वह आर्टिकल 50 में जो है वह इस तरह का प्रावधान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 की यदि हम बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है स्टूडेंट, वह किससे संबंधित है? तो वह जो है हमारा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत प्रोत्साहन, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत प्रोत्साहन से संबंधित है। तो आर्टिकल जो है हमारा 51 वह राष्ट्रों के बीच न्याय संगत प्रोत्साहन से संबंधित है वह। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि अधिकांश मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की जो है वह आवश्यकता होती है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांतों के लिए ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं जो है होती है। तो ऑप्शन जो है हमारा स्टेटमेंट गलत दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा उल्टा बोल दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि मूल अधिकारों में आमतौर पर राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत में मुख्यतः आर्थिक लोकतंत्र का जो है वह आदर्श निहित है। तो यदि इस प्रश्न की यदि हम बात करें, तो इस प्रश्न का जो है हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वह असत्य है, और इसमें पूछा गया है कि असत्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जबकि दूसरा सही है। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है वह ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वाद में जो है वह यानी कि किस केस में जो है वह सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया था। ठीक, तो वह किस वाद में था? तो वह था केशवानंदन भारती और बनाम केरल राज्य के मध्य। तो इसमें जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वह आई थी सामने। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वह करेक्ट है। बात करें
कि यह बोल रहा है कि मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन की बात कर रहा है स्टूडेंट। सारी इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की जो है वह बात नहीं की जा रही है। संविधान का इसमें बोल रहा है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि फिर से देखते हैं इसको कि यह बोल रहा है कि मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्व के मध्य संतुलन जो है वह क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। जबकि यह बात नहीं कर रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात जो है वह केशवानंद भारती बनाम जो है वह केरल राज्य में की गई थी। जबकि बात करें कि मूल अधिकारों और नीति निदेशक के मध्य जो बैलेंस की बात है स्टूडेंट, यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में किया गया था। यह जो है वह 1980 का केस था। इसमें जो है वह फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मध्य जो है वह बैलेंस की बात की गई थी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है हमारा ए होगा, न कि बी। ठीक, यदि मूल ढांचे के संबंध में कहता कि मूल ढांचा की चर्चा किस केस में की गई थी, तो वह केशवानंद भारती हो जाता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, नीति निदेशक सिद्धांतों पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों पर जो है युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रवृत्ति जो है वह नकारात्मक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट की जो राइट का जो प्रिंसिपल है उसका नेचर जो है वह निगेटिव है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत का नेचर जो है वह पॉजिटिव है। ठीक, तो इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला स्टेटमेंट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 43 ख जो है वह अंतः स्थापित किया गया, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 43 ख को जो है वह स्थापित किया गया। बात करें यदि हम सबसे पहले कि 43 ख आखिर होता क्या है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत यह प्रोविजन है। और 43 ख जो है स्टूडेंट, यह कहता है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और उसके जो है वह उसका स्वायत्त प्रचालन, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसका नियंत्रण और उसका प्रबंधन जो है वह किया जा सकता है। तो सहकारी समितियों से संबंधित यह प्रोविजन है। और बात करें यह इस प्रोविजन की, तो यह जो है वह 42वें संविधान संशोधन से न होकर 97वें यानी कि 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। जबकि जो है वह 43 का जो क है स्टूडेंट, 43 का जो क है वह जो है वह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह अनुच्छेद लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को जो है वह प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्वों के संबंध में राज्य की जो है वह परिभाषा दी गई है। तो करेक्ट है। इसमें बोला गया है कि नीति निदेशक तत्वों के संबंध में वही परिभाषा लागू होगी जो मूल अधिकारों के संबंध में लागू हुई थी। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ नीति निदेशक तत्वों को जो है वह मूल अधिकार का दर्जा जो है वह दिया है। तो कुछ यानी कि कुछ नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकार का दर्जा दिया है। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है, जबकि संसद ने ऐसा किया है। जो हमारा 45वां जो अनुच्छेद है नीति निदेशक तत्व का, जिसमें जो है वह शिक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो उसे जो है वह 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वह 21 क में जोड़ा गया, जो कि मूल अधिकार का हिस्सा है। तो इस प्रकार यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज की, इस टेस्ट सीरीज की जो आंसर की है उसमें इस क्वेश्चन नंबर पे थोड़ा सा डाउट है, और इसी कारण जो है यह इस क्वेश्चन नंबर पे डाउट होने के कारण वहां पे सी ऑप्शन लगाया गया है और बोला गया है कि दोनों असत्य हैं, जबकि यह असत्य नहीं है। यह पूरी तरीके से जो है वह करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको आप जो है वह ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 11वें मूल कर्तव्य की यदि हम बात करें तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो वह जो है वह 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वह इसको 11वें मूल कर्तव्य यानी कि शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा से वंचित न करें। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट होगा। 2002 में यह अमेंडमेंट हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है वह किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग जो 5 है स्टूडेंट, यह संघ से संबंधित है, ठीक, तो यह गलत है। दूसरा है मूल कर्तव्य का अनुच्छेद जो है वह मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत है। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है वह यह हमारा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जो है वह सम्मिलित किया गया था, तो करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अभी हमने देखा था कि वह 86 जो है वह अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह उपबंध जो है किससे उल्लिखित है? तो यह उस उपबंध जो है हमारा स्टूडेंट वह मूल कर्तव्य में दिया गया है। ठीक, तो मूल कर्तव्य में ऐसी प्रथाओं के त्याग से संबंधित चर्चा की गई है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है वह धारण करते रहेंगे, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो मंत्री जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वह पद धारण किए रहेंगे। इस संबंध में जो है वह चर्चा जो है वह कहाँ पे की गई है? तो उसकी बात करें तो यह अनुच्छेद जो है वह 45 के सब क्लॉज 2 में की गई है। ठीक, सॉरी 45 मैंने बोला 75 के सब क्लॉज 2 में जो है वह की गई है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य निर्वाचक गण का हिस्सा होंगे। गलत है। जो नामांकित सदस्य होते हैं वह जो है वह निर्वाचक गण का हिस्सा नहीं होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है राज्यों की राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण का हिस्सा होंगे, तो करेक्ट है। तो इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर जो है वह विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा फैसला न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का जो है वह उसकी जांच और उसका निर्णय जो है वह किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो यह जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है तो भी उस व्यक्ति द्वारा पद धारण करने की तिथि से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि तक
पद की शक्तियों के अंतर्गत किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे। तो गलत स्टेटमेंट है, अवैध नहीं माने जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट हो गया है। पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति कार्यपालिका कार्यवाही जो है वह राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। यह जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा जो है वह किस अनुच्छेद में की गई है स्टूडेंट? तो बात करें इस प्रश्न की, तो इसकी चर्चा जो है वह आर्टिकल 77 में की गई है। तो अनुच्छेद 77 में जो है वह यह कहा गया है कि भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्यवाही जो है वह राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है स्टूडेंट, उसकी चर्चा कहाँ पे है? तो उसकी चर्चा 338 में है। जबकि अनुसूचित जनजाति की चर्चा 338 का में है। यह पहले एक ही था, लेकिन बाद में जो है इसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक, इसको बाद में जो है वह अलग अलग कर दिया गया। 89th आई थिंक 89th जो है 89वां संविधान संशोधन जो है वह 2003 में हुआ था। उसी के माध्यम से इसको अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। तो ये हुआ। वित्त आयोग की बात करें तो 280 में इसकी चर्चा की गई है। पिछड़े आयोग की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी चर्चा जो है वह 340 में की गई है। तो इस प्रकार यदि हम देखें, पिछड़े आयोग की चर्चा जो है वह 340 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपात की घोषणा करता है? तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर 356 के तहत स्टूडेंट जो है वह आपात की घोषणा करता है, जिसे राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो है हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे जो है वह सूची 1 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान जो है वह राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, जो कि क्षमादान की शक्ति है, जो परिहार की शक्ति है उससे संबंधित है। यदि बात करें इस शक्ति की स्टूडेंट, तो इसके बारे में आप बताएं तो यह शक्ति जो है वह अनुच्छेद जो है वह 72 में जो है वह इसकी चर्चा की गई है। इसकी चर्चा जो है वह 72 के सब क्लास 1 में की गई है। ठीक, तो कुछ दशाओं में, कुछ स्थितियों परिस्थितियों में जो है वह राष्ट्रपति सजा में कमी कर सकते हैं या उसको माफ कर सकते हैं। तो उन्हीं संबंध में है। तो लघुकरण की यदि हम बात करें, लघुकरण की, तो इसका अर्थ जो है वह स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि किसी कठोर प्रवृत्ति के दंड के स्थान पर जो है वह हल्की प्रवृत्ति का दंड दे दिया जाता है। जैसे कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। ठीक, कठोर कारावास को जो है वह साधारण जो है वह कारावास में बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन जो है वह इसका ये दूसरा सुमेलित हो जाएगा। परिहार की बात करें, रिमिशन की यदि बात करें परिहार की, तो परिहार जो है स्टूडेंट यह बताता है कि दंड के आदेश की प्रकृति को जो है वह बदले बिना दंड की मात्रा को जो है वह कर दिया जाता है। यदि मान लीजिए कि 5 वर्ष का सश्रम कारावास यानी कठोर कारावास दिया गया है, तो उसको बदलकर 3 वर्ष का कठोर कारावास किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दंड के आदेश की जो है वह प्रकृति बदले बिना उसकी मात्रा को कम कर देना। तो ए इसका जो है वह सही होगा। बात करें प्रविलंबन की, प्रविलंबन जो है स्टूडेंट इसका अर्थ है कि यदि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको अस्थायी यानी कि उसको कुछ समय के लिए जो है वह निलंबित कर देना। तो इसका ये होगा। और क्षमा मतलब अपराधी को जो है वह दंड या दंडादेश से पूरी तरह क्षमा कर देना। ठीक, तो यह क्षमा की शक्ति है जो कि आर्टिकल 72(1) में उल्लेखित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो सही उत्तर इस प्रश्न का जो है स्टूडेंट वह हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि अगर एक सदन सत्र में है तो भी अध्यादेश जो है वह जारी किया जा सकता है। यदि एक सदन सत्र में है तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, बिल्कुल जो है वह करेक्ट है। अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन जो है वह किया जा सकता है, तो यह जो है वह गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है इसमें आर्टिकल 53 53। तो 53 की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो 53 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। 52 जो है वह राष्ट्रपति की चर्चा करता है, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 इसकी जो है वह एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में चर्चा करता है। 61 की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो 61 जो है वह महाभियोग की जो है वह प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका पहला होगा। अगला देखते हैं कि 72, तो 72 जो अभी हमने देखा, तो 72 क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। और 87 जो है वह राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है होता है संसद में, उससे संबंधित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प यदि हम देखें, सही उत्तर तो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल है, उसके प्रोविजन को मिलाना है। तो 74 एक जो है वह 74(1), तो यह क्या है कि यह बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए जो है वह एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो यह दूसरे में दिया गया है ऐसा प्रोविजन। 74(2) की बात करें तो 74(2) कहता है कि इस प्रकार की किसी न्यायालय में जो है वह जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने क्या सलाह दी। ठीक, तो न्यायालय में ऐसी कोई जांच, यदि मान लीजिए मंत्रियों ने कोई सलाह दे दी राष्ट्रपति को, तो इसकी जांच कहीं नहीं की जाएगी, क्या सलाह दी और ऐसी सलाह दी तो क्यों दी। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट, इसका ए जो है वह सही सुमेलन होगा। और 75(1) की बात करें स्टूडेंट, तो 75(1) जो है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करेगा, इसकी बात की गई है। और एक और बात की गई है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो है वह नियुक्ति करेगा, तो सी सही है। 75(2) में जो है वह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, इसकी चर्चा की गई है। ठीक, तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन जो है वह बी। चलिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं इस सीरीज में, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि महाभियोग प्रक्रिया सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 के हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्ताव करने को जो है वह प्रयोजन प्रकट किया हो, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया हो उसका प्रस्ताव जो है वह 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो है वह पेश किया जा सकता है। तो यह जो प्रश्न स्टेटमेंट है यह करेक्ट है। नेक्स्ट है कि यह आरोप एक संकल्प के रूप में नहीं होना चाहिए, यहाँ बात ही कर रहा है कि एक संकल्प ही होना चाहिए, तो यह गलत है। तो ऑप्शन इसमें पूछा है कौन असत्य है, तो ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट वह गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही संसद के राज्यसभा सदन से आरंभ की जा सकती है, राज्यसभा सदन से आरंभ की जा सकती है। तो यदि हम बात करें कि भारत में महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन से जो है वह आरंभ की जा सकती है, न केवल राज्यसभा। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है कि महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया में जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप होता है, तो यह जो है स्टेटमेंट यह भी गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों जो है वह असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महान्यायवादी के संबंध में प्रश्न है और विचार करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पहला स्टेटमेंट है कि उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का जो है वह अनुभव हो, कम से कम 10 वर्ष का जो है वह अनुभव हो, तो यह गलत है, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है कि किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, 5 वर्ष तक जो है वह वकालत का अनुभव होना चाहिए।
तो यह भी जो है वह कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक, इसके अलावा भी जो है वह कुछ अन्य प्रावधानों के जरिए उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, तो ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जो है हमारा डी हो जाएगा, न तो एक न ही दो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद में जो है वह विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? राज्यसभा को किस अनुच्छेद में विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं? तो विशिष्ट शक्तियों से यहाँ पे हमारा तात्पर्य स्टूडेंट उन शक्तियों से जो कि केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, वह उसके संबंध में कोई भी प्रोविजन जो है वह लोकसभा नहीं कर सकती। तो बात करें यदि हम 249 की, तो 249 जो है ऐसा अनुच्छेद है जिसमें चर्चा की जाती है कि यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे जो कि जो है वह उपस्थित और मतदान करने वाले की 2/3 बहुमत जो है वह से पारित कर दे, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या के 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि यह राज्य सूची का विषय है और इस संबंध में जो है वह संसद कानून बना सकती है, तो वह ऐसा कर सकती है। ठीक, तो इस प्रकार यह जो 249 अनुच्छेद है इसके संबंध में जो प्रोविजन है वह राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा अध्यक्ष को सिर्फ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से जो है वह नहीं हटाया जा सकता। ठीक, यानी कि सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से जो है वह सिर्फ नहीं हटाया जा सकता। तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। इसे जो है वह यदि हम बात करें तो वरीयता सूची जो होती है, जो वरीयता सूची उसमें काफी ऊंचा स्थान दिया गया है। इसे जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष 7वें स्थान पर रखा गया है। ठीक, और इसे जो है वह बात करें यदि हटाने की लोकसभा अध्यक्ष को, तो उसे तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से ही जो है वह हटाया जा सकता है, यानी कि जो वहां पे उपस्थित मतदाता है उनके बहुमत से नहीं, बल्कि सदन की पूरी संख्या जो है वह उसके बहुमत से हटाया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष का स्थान प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है, तो यह गलत है। अभी हमने बताया कि इसका स्थान जो है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष रखा गया है 7वें स्थान पर। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने का दायित्व वित्त मंत्री को ही है। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। तो स्टेटमेंट गलत है। अध्यक्ष को होता है, लोकसभा स्पीकर को। यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर गतिरोध होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। गलत है स्टेटमेंट भी। तो इसमें दोनों जो है वह स्टेटमेंट सही नहीं है, तो न तो एक न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार करना है। संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक स्टूडेंट सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है, जबकि ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी जो है वह सदन में प्रारंभ हो सकता है। ठीक, तो यह स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ऐसे विधेयक की प्रस्तुति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता जो है वह नहीं होती है। पूर्व अनुमति की जो है वह आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? संविधान संशोधन विधेयक में। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक में। तो यह जो है वह करेक्ट है। संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि धन विधेयक में होती है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट जो है हमारा केवल बी होगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न इस सेशन का। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, परंतु संविधान संशोधन के मामले में नहीं। संविधान संशोधन के मामले में जो है वह संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों के पृथक पृथक जो है वह पारित होना आवश्यक है। बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा बी सही है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज का यह सेशन हम यहीं रोकते हैं। 50 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज्य व्यवस्था के थे, काफी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, कुछ आर्टिकल के फैक्चुअल क्वेश्चन थे। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है हमारे लिए। तो फटाफट हमारे साथ आप जुड़ जाइए और इसको शेयर कीजिए। 9 टेस्ट की पूरा यह जो है वह सीरीज होगी और उसको जो है एग्जाम तक आपको कवर करा दिया जाएगा जैसे जैसे अवेलेबल होती जाएगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।